दोस्तों आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए टॉपर टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और गणित ये पांचों सब्जेक्ट से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ठीक है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक, और दोस्तों आपको करना क्या है कि पहले सारा प्रश्न का आपको खुद से आंसर गेस करना है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। अगर जो आपका जो आंसर गेस कीजिएगा वो सही जाएगा तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास क्रिएट होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा जो आपके एग्जाम हॉल में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए सारे विद्यार्थी कोशिश कीजिए कि आंसर हम पहले खुद से गेस करें और इस टेस्ट में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक से सारे विद्यार्थी बताइएगा बाबू। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से जितना आपका सही होगा जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न में बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हुआ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा का संकेत करता है। ऑप्शन ए में लिखा है धारा का, बी में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का, सी में लिखा है बल का, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसमें लिखा हुआ है इनमें किसी का नहीं, सॉरी। तो बताइए आप सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा का संकेत करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा का संकेत करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जरा दृष्टि दोष जो होता है ना दोस्तों, ये ओल्ड एज में होता है। कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को ये दोष होता है। और इस दोष में ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और इस दोष का हम उपचार किस प्रकार का लेंस से करते हैं, तो बाईफोकल लेंस से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। बताइए सारे विद्यार्थी आंसर इसका। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तांबा के, और बी में लिखा है लोहा के, सी में लिखा है सोना के, डी में लिखा है सोडियम के। तो आपको बताना है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा का है। किसका हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा के है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन ए में लिखा है लेड, बी में लिखा है चांदी, सी में लिखा है लोहा, डी में लिखा है कॉपर। तो दोस्तों आपको 5वां नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। तो लेड जो है वो कुचालक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न बताइएगा, कहता है कि जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ सिनेबार, बी में लिखा है जिंक प्लेट, और देखिए सी में लिखा है बॉक्साइड, और डी में लिखा हुआ है हेमेटाइट। तो आपको बताना है ये 6 नंबर प्रश्न में कि जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेड है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कहता है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी इस फार्मूला को बताइए कौन आंसर इसका राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कि धोने का सोडा का जो आणविक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर कहता है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। बताइए सारे विद्यार्थी इसका आंसर गेस कीजिए। ऑप्शन ए में लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी में लिखा है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और देखिए सी में लिखा है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी में लिखा है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपको बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से
किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ बायोगैस। तो बायोगैस को दोस्तों खाना पकाने में प्रयोग होता है। कोयला का दोस्तों खाना पकाने में प्रयोग होता है, आप लोग जानते ही हैं। एलपीजी मतलब हुआ दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस को भी खाना पकाने में प्रयोग होता है। जो एलपीजी गैस जो आपका घर में जो लगा हुआ गैस है वो एलपीजी गैस होता है जिससे खाना बनता है। तो एलपीजी गैस से भी हम खाना बनाते हैं। मगर देखिए सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों इससे हम खाना नहीं बनाते हैं। ये वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा है धारा का, बी में लिखा है समय का, सी में लिखा है विद्युत ऊर्जा का और डी में लिखा है विद्युत शक्ति का। तो 10वां नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपको बताना है इसमें कि किलोवाट घंटा मात्रक है तो विद्युत ऊर्जा का है। किसका है? विद्युत ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर आपको बताना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो गेहूं जो व्यावसायिक फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस टेस्ट में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा और सारा प्रश्न का आंसर पहले खुद से गेस कीजिए। अगर जो आप आंसर सही देते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास डेवलप होगा। ठीक है दोस्तों, टेस्ट मतलब होता है कि आपका परीक्षा की तरह अपनी तैयारी को इस टेस्ट के माध्यम से जांचिए कि हमारा तैयारी किस तरह से चल रहा है और जहाँ जहाँ कमी नज़र आता है उसको डे बाई डे टाइम लिख के उसको आप इम्प्रूव कीजिए, मतलब उस कमी को सुधारिए। तब आप धीरे धीरे आप बेस्ट बनते जाइएगा और एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। ठीक है, इसलिए टेस्ट में कंसंट्रेशन से जरूर बने रहें। सारा प्रश्न को खुद से गेस करें और जांचें आपको कि हमारा कैसा तैयारी है अभी और कितना हमको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए 12 नंबर बताने के प्रयास सारे विद्यार्थी कीजिएगा। आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। ऑप्शन ए में लिखा है पी तरंग, बी में लिखा है एस तरंग, सी में लिखा है एल तरंग और डी में लिखा है टी तरंग। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है तो पी तरंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 13 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है मुंगेर, बी में लिखा है नालंदा, सी में लिखा है पटना, डी में लिखा है नवादा। तो दोस्तों आपको 14 नंबर प्रश्न बताना है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर कहता है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन ए में लिखा है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी में लिखा है गांव के बाहर, सी में लिखा है जहां है उसी स्थान पर, डी में लिखा है खेतों में। तो दोस्तों आपको 15 नंबर प्रश्न में बताना है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको एग्जाम में लगाइएगा कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न बताइएगा, कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा कार्बोहाइड्रेट, बी में लिखा प्रोटीन, सी में लिखा विटामिन डी और डी में लिखा वसा। तो दोस्तों आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न बताइएगा सारे विद्यार्थी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी में लिखा हुआ पश्चिम रेलवे क्षेत्र, सी में लिखा दक्षिण रेलवे क्षेत्र और डी में लिखा उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो दोस्तों आपको ये 18 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो दोस्तों उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हम देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कहता है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। ऑप्शन ए में लिखा है मार्च अप्रैल, बी में लिखा है जून जुलाई, सी में लिखा है अक्टूबर नवंबर और डी में लिखा है जनवरी फरवरी। तो दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न बताना है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। ऑप्शन ए में लिखा मगरमच्छ, बी में लिखा बहेल, सी में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कछुआ, डी में लिखा डॉल्फिन। तो दोस्तों आपको बताना है ये 20 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है। तो डॉल्फिन दोस्तों केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर कहता है बहादुर कहानी किसने लिखा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। अमरकांत, बी में लिखा गुनाकर मूले, सी में लिखा नलिन बिलोचन शर्मा और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर कहानी किसने लिखा। तो अमरकांत ने लिखा, आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 22 नंबर कहता है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। ऑप्शन ए में लिखा है सूर्य, बी में लिखा हुआ यहाँ पे कंचन, देखिए सी में लिखा है पुष्प और डी में लिखा है छाया युक्त चंद्र। तो दोस्तों आपको ये 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो छाया युक्त चंद्र से किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 23 नंबर कहता है सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मैक्स मुलर, बी में लिखा है बिरजू महाराज, सी में लिखा है गुनाकर मूल्य, डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो गुनाकर मूल्य का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले ही मिलेगा। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करने वाले हैं इस बार। ठीक है, चलिए देखिए अब जल्दी से देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। आप सही विद्यार्थी इसका आंसर गेस कीजिएगा कौन सही होगा। आपको बताना है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो दोस्तों बलिया से प्राप्त किए, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताइएगा, कहता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन में लिखा है मक्खन, बी में लिखा है दूध, सी में लिखा है दही और डी में लिखा है घी। तो दोस्तों मंगम्मा क्या बेचती थी। तो दही बेचती थी, आपको इसको याद रखना है। और किस शहर में दही बेचती थी मंगम्मा। तो बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3, डी में लिखा है 4। तो आपको बताना है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपको इस 27 नंबर प्रश्न बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। दोस्तों ये टेस्ट देने में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लग रहा है टेस्ट देने में कि सारा प्रश्न को आप गेस कर रहे हैं, इसके बाद हम बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि टेस्ट आपको कैसा लग रहा है। 28 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ऑप्शन में लिखा है गरीबी के कारण, बी में लिखा है माँ के मार के कारण, सी में लिखा है शहर घूमने के लिए और डी में लिखा है भ्रमण बस। तो दोस्तों आपको ये 28 नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तब माँ की मार के कारण भागा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा काफ़ी सही आंसर होगा। और ये प्रश्न काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इसके लिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कहता है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। ऑप्शन में लिखा है पुरुष, बी में लिखा है स्त्री, सी में लिखा है कवि और डी में लिखा है बालक। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। घर की लक्ष्मी कौन होती है।
स्त्री होती है बाबू, स्त्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में लिखा दयानंद ने, बी में लिखा विद्यासागर ने, सी में लिखा विवेकानंद ने और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद ने दिए। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा 4, बी में लिखा 5, सी में लिखा 6 और डी में लिखा 7। तो दोस्तों आपको 31 नंबर प्रश्न बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 32 नंबर कहता है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? तो दोस्तों पतन से हुआ। किससे हुआ? पतन से हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 33 नंबर कहता है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? ऑप्शन ए में लिखा आत्मा, बी में लिखा शरीर, सी में लिखा देव और डी में लिखा राक्षस। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो दोस्तों आत्मा विद्यमान है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर कहता है मंगलम पाठ में किस किस सिद्धांत का वर्णन है? ऑप्शन ए में लिखा है काव्य दर्शन, बी में लिखा है दर्शन शास्त्र, सी में लिखा है वेद और डी में लिखा है पुराण। तो दोस्तों आपको 34 नंबर प्रश्न बताना है कि मंगलम पाठ में किस किस सिद्धांत का वर्णन है? तो दर्शन शास्त्र का है। किसका है? दर्शन शास्त्र का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 35 नंबर कहता है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ऑप्शन ए में लिखा ईश्वर, बी में लिखा शरीर और सी में लिखा आत्मा और डी में लिखा मन। तो दोस्तों आपको बताना है 35 नंबर प्रश्न में कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो दोस्तों आत्मा है। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थी उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है इसमें कि यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाट। तो देखिए cot थीटा बराबर हमको फार्मूला क्या होता है? तो cot थीटा बराबर फार्मूला बाबू b/p होता है। ठीक है, बराबर में कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो tan थीटा बराबर फार्मूला जो हमारा होता है वो p/b होता है। क्या होता है? tan थीटा बराबर फार्मूला तो p/b होता है। देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर में पूछा गया है ना, तो इसका हम स्क्वायर इस तरह से कर देते हैं। यही हमको यहाँ से निकालना है, समझ गए? हमारा देखिए यहाँ पर p जो है कितना दिया हुआ? p4 यहाँ पर है ना, तो p की जगह पर 4 लिख देंगे। और यहाँ b की जगह पर कितना है? b की जगह पर 3 है, तो यहाँ पे हम b की जगह पर कितना लिख देंगे? b की जगह पर 3 लिख दिए, कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर की जगह तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 16/9 बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। आप सभी विद्यार्थी का सही हुआ ये प्रश्न, बताइए। चलिए 37 नंबर प्रश्न अब देखिएगा। कहता है कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्यंक होगा? तो बाबू याद रखिएगा कि 3 घात वाले बहुपद का 3 ही शून्यंक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब देखिए 2 घात वाले बहुपद का कितना शून्यंक होगा? तो 2 घात वाले बहुपद का 2 ही शून्यंक होगा। और 1 घात वाले बहुपद का कितना शून्यंक होगा? तो 1 घात वाले बहुपद का 1 ही शून्यंक होगा। तो इस सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बार बार आपके बोर्ड में प्रश्न को रिपीट किया जाता है। ठीक, देखिएगा 38 नंबर प्रश्न कहता है कि किस घटना का प्रायिकता नहीं होता? यहाँ पे किस लिख लीजिएगा। ठीक है, किस घटना का प्रायिकता नहीं होता है? तो देखिए पहले समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और दोस्तों 1 से छोटा होता है या ये तो 1 के बराबर होता है। इसको आपको याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है मेरे प्यारे साथियों, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, तब देखिए ऑप्शन में यहाँ समझिएगा क्या प्रश्न आपको बताना कि किस घटना का प्रायिकता नहीं होता है, कौन घटना का प्रायिकता नहीं होगा? तो एक तो होता है, तो ये हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में लिखा हुआ है 15%, यानी कि प्रतिशत को अगर जो हम हटाते हैं तो बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? बराबर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 यहाँ पे 1/2 लिखा हो, तो 1/2 को यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए
एक तो हो ही सकता है और 15% भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 15% यहाँ सोल्व करना 0.15 आया जो कि 0 से बड़ा है, तो ये भी हो सकता है। और ऑप्शन डी में कितनी क्या आया 0.5 आया, तो ये भी 0 से बड़ा है, तो ये भी हो सकता है। मगर -10 जो लिखा हुआ ये प्रायिकता का मान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस में प्रायिकता का मान होता ही नहीं है दोस्तों, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर। कहता है कि √5 एक संख्या है, तो देखिए जिसको हम p/q के रूप में दोस्तों लिख सकते हैं ना, जिसको p/q के रूप में उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको दोस्तों हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर। आइए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक 90 में थीटा इंटू में लिखा हुआ है साइन 90 में थीटा किसके बराबर है। तो देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हम सेक थीटा लिख देते हैं अब इंटू, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन 90 में थीटा क्या होता है, तो साइन 90 में थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। और सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सारे विद्यार्थी को। चलिए यहाँ पे दोस्तों आपके सामने हम 40 शानदार प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, और ये 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं सारे विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाबू, कोई झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। और इसमें अपने आप को देखिए कि हम में कहाँ कहाँ कमी है, उस कमी को आप डे बाय डे सुधार कीजिए बाबू, क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में मात्र 4 महीना बचा हुआ है, और मन से पढ़ाई कीजिएगा तभी आपका 480 प्लस मार्क्स आएगा, पेपर में नाम आएगा, ठीक है। उस दिन आपका माता पिता बहुत खुश होंगे, उनके आंखों में खुशी के आंसू होगा। इसलिए जहाँ जहाँ आपको कमी नज़र आ रहा है उसको सुधार करते चाहिए, डे बाय डे सुधार कीजिएगा तो जरूर सुधार होगा बाबू, और हर हालत में 480 प्लस अंक प्राप्त कीजिए, ठीक है। हर गली मोहल्ले में आप ही का नाम का चर्चा होगा बाबू जिस दिन 480 प्लस मार्क्स आएगा, इसलिए अच्छा से मेहनत कीजिए आप सभी विद्यार्थी, हमारा आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। अगर जो आप सभी विद्यार्थी अभी तक GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इससे आपको लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है टाइम से मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो दिल से आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दें, और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, और फ्रेंड से भी पूछिए कि आपने 40 प्रश्न में कितना प्रश्न सही किए हैं, ठीक है, ताकि आप उससे कंपैरिजन कर सकें कि हम कैसे पढ़ने में, हमारा फ्रेंड कैसा पढ़ने में, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, उनसे भी पूछिए कि 40 प्रश्न में कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं आप सभी विद्यार्थी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाबू, तब तक समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, पूरी मन शिद्दत लगन के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।